हेलो। नमस्ते सभी को। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। लास्ट क्लास में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। आज अपन 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, रोटेशनल मोशन, और उसके बारे में अपन ने सेंटर ऑफ मास के बारे में स्टडी कर ली थी। आज की क्लास में अपन उसके आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, ध्यान से सुने, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखें, पूरे ध्यान से सुना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे, और एनसीईआरटी वगैरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आप खुद से करें। नहीं हो तो फिर व्हाट्सएप नंबर जो भी है आपके पास में, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है सतत द्रव्यमान वितरण, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में आता है सतत द्रव्यमान वितरण, सतत द्रव्यमान वितरण। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में सतत द्रव्यमान वितरण, यानी कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए आप लोगों के लिए, ठीक है ना, मान लेते हैं हमारे पास में इस टाइप्स की कोई बॉडी है, ठीक है ना, जहाँ पर हमारे पास में ये वाई एक्सेस हो गया और ये हमारे पास में एक्स एक्सेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने एक ब्लॉक मान लिया जिसका मास है हमारे पास में डीएम, ठीक। कितना मास है हमारे पास में? डीएम मास है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं, डीएम के एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तीनों हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, और हमारे पास में जेड इस टाइप से बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ जेड कोऑर्डिनेट हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास में डीएम जो है वो की क्या है? द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक है। डीएम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक कितने हमारे पास में? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, यानी कि डीएम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, डीएम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं हमारे पास में, डीएम द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, आपको अच्छे ढंग से पता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस हमारे पास में m3 x3 प्लस डॉट 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 जो भी चलता रहता है उसको अपन लिख सकते हैं। या फिर मैंने क्या लिख दिया, हमारे पास में mn और ये हो गया xn। अब कंप्लीट मास को ऐड कर देंगे, m1 m2 प्लस m3 और हमारे पास में हो गया प्लस के mn, ठीक है ना। इसी टाइप से अपन इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्ससीएम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समेसन, समेसन का साइन लगा दिए। समेसन का मतलब होता है योग, यानी कि आई बराबर 1 से लेकर के n तक, ठीक है ना। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिख दिया मैंने एम आई, और ये लिख दिया हमारे पास में एक्स आई, अपॉन में लिख दिया मैंने समेसन आई बराबर 1 से लेकर n तक, और ये हो गया हमारे पास में एम आई, ठीक है ना। यहाँ तक कोई तकलीफ? इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में, ध्यान से सुने, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें और ध्यान से सुनते जाएं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है, इसको अपन ने इस टाइप से लिख दिया, जहाँ पर आई बराबर 1 से है, यानी कि इनिशियल हमारे पास में इनिशियल लिमिट है आई बराबर 1 से, और लास्ट या फाइनल लिमिट है हमारे पास में n। इसी टाइप से आई बराबर 1 से कहाँ तक है? n तक, एम आई एक्स आई का मान चेंज होता रहेगा, यानी कि आई का मान जैसे तुमने 1 रखा तो m1 x1, ठीक है ना। अगर आई का मान जैसे तुमने 2 रख दिया तो m2 x2, अगर आई का मान n रख दिया तो कितना हो जाएगा? mn और xn, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? mn, ठीक है ना। m मतलब जितना भी आपने मास है, जितने भी मास पार्टिकल्स आपने लिए हैं, और x1 x2 उसके निर्देशांक हैं। क्लियर? अब एक बात बताइए मुझको, समेसन को मैं क्या लिख सकता हूँ? समेसन को मैं समाकलन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? समेसन को तो बोल दिया मैंने समाकलन, ठीक है ना। समेसन को तो मैंने बोल दिया समाकलन, ठीक है ना। और जो एम आई है उसको मैंने डीएम की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में क्या है, अल्पांश मास ले रहे हैं अपन, एक मास पार्टिकल से ले रहे हैं, और जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास में एक्स कोमा वाई कोमा जेड। एक हमारे पास में मास पार्टिकल्स है, ठीक है ना, छोटा वाला स्मॉलेस्ट है, जिसको मैंने क्या बोल दिया? डीएम। तो एम आई को तो बोल दिया मैंने डीएम, ठीक है ना, और समेशन को बोल दिया मैंने ये समाकलन वाला, और एक्स आई जो है उसको मैंने बोल दिया एक्स, ठीक है ना। एक्स आई को बोल दिया मैंने एक्स। तो इसको समराइज करेंगे या फिर इसको मिनिमाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? समाकलन एम आई की जगह क्या बोला तुमने? डीएम, और एक्स आई की जगह बोल दिया एक्स, ठीक है ना, अपॉन
ये हो जाएगा हमारे पास में समाकलन और ये हो जाएगा mi की जगह dm। क्लियर। यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा हमारे पास में समाकलन x dm अपॉन ये dm। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी टाइप से बाई सेंटर ऑफ मास निकल के आ जाएगा बाई dm अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में dm। ये आपके लिए बाई के लिए आ जाएगा। इसी टाइप से आपके लिए किसके आ जाएगा जेड cm के लिए आ जाएगा और जो कितना होगा जेड dm अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में dm। इस टाइप से आप x के निर्देशांक में सेंटर ऑफ मास, एक्स कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास, वाई कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास और जेड कोऑर्डिनेट में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से सुनिए, कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, सतत द्रव्यमान वितरण। ठीक है ना। कोई भी आपके पास में इस टाइप से बॉडी है, ठीक है ना, जिसको अपन ने इस तरीके से सतत आवेश वितरण है, सतत द्रव्यमान वितरण है। यहाँ पर एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको अपन ने एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो एक्स एक्सिस में, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस डॉट 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 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ समेसन i बराबर 1 से n तक mi xi अपॉन समेसन mi। अब समेसन को मैंने बोल दिया समाकलन इंटीग्रेशन एम आई को बोल दिया मैंने डी एम। ठीक है ना। एक्स आई को बोल दिया मैंने एक्स। तो ये फॉर्म किसकी फॉर्म में आ जाएगी एक्स डी एम समाकलन और ये समाकलन हमारे पास में। ठीक है। अब इसके बेस पर अपन क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनो। इसी के बेस पर हमारे पास में क्वेश्चंस करेंगे। इसको नोट्स में लिखते जाएं जल्दी से, साथ के साथ में लिखें, वीडियो को पॉज करके, ऐसे नहीं बाद में लिख लेंगे। ठीक है ना। वो काम ना करें। एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, बाकी के तुम खुद करोगे, घर पे ही हो और घर पे जाकर के जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यूटी रखोगे, कंटिन्यूस करोगे। मान लेते हैं हमारे पास में एक समान क्षण है। ये इस टाइप से हमारे पास में एक समान क्षण है। क्या है? एक समान क्षण, एक सिमिलर मास की एक क्या है रॉड है। ठीक है ना। अब इसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,0। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में वाई एक्सिस। क्लियर। इसका मास है हमारे पास में एल और लेंथ है हमारे पास में एल। ठीक। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसको मैंने बोल दिया dx। dx भी कह सकते हो या फिर अपन इसको dm कह सकते हैं। यानी कि इस वाले के लिए तो ये dx हो गया और यहाँ पर जो मास है उसको मैंने बोल दिया dm। ठीक है ना। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि dm अपन ने इसको बोल दिया है एक छोटे वाले से मास के लिए dm। ठीक है ना। अब आप अच्छे ढंग से जानते हो लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में। लैम्बडा इक्वल टू होता है रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है ना। लीनियर मास डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्बडा बराबर क्या लिखूंगा मैं? द्रव्यमान बटे लंबाई। ठीक है ना। यानी कि dm अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है हमारे पास में? लेंथ है हमारे पास में l। ठीक है ना। लेंथ है हमारे पास में l, लेकिन यहाँ पर तो अपन छोटी वाली लेंथ ले रहे हैं। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? dx लिखना पड़ेगा। तो dm इक्वल तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? लैम्बडा dx। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से सुनो। हमारे पास में एक समान क्षण है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 दे दिए। ये एक्सिस हो जाएगा x, ये एक्सिस अपन ने y मान लिया है। एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो उसका अल्पांश है, उसका स्थिति है, वो है हमारे पास में dx। और वो उस स्थिति पर जो डिपेंड कर रहा है मास है वो कितना हमारे पास में dm है। m, कैपिटल M और कैपिटल L की एक समान क्षण है। ठीक है ना। एल लेंथ है, कैपिटल एम हमारे पास में मास है। एल इज लैम्बडा इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी रेखीय द्रव्यमान घनत्व होता है। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है? डीएम अपॉन डीएक्स। तो डीएम इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा इनटू डीएक्स। क्लियर। अब इसके बाद में आप अच्छे ढंग से पता है एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा? एक्स डीएम अपॉन समेसन डीएम। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स डीएम अपॉन डीएम। ठीक है ना। अब एक बात बताइए मुझको, डीएम की वैल्यू अपन क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि एक्स सी एम, यानी कि डीएम की वैल्यू एक्स, यानी कि डीएम की वैल्यू लैम्बडा और डीएक्स। अब ये अपन सिर्फ और सिर्फ इस अल्पांश के बारे में तो डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अपन को कंप्लीट लेंथ के बारे में चाहिए तो अपन लिमिट लगा देंगे 0 से कैपिटल एल। इसी टाइप से अपन क्या करेंगे, इसकी भी लिमिट लगा देंगे 0 से एल और डीएम की जगह लिख देंगे लैम्बडा और ये डीएक्स।
ठीक। अब इसके बाद में एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिखोगे, लेमड़ा एज ए कांस्टेंट है जिसको आप क्या करोगे, बाहर ले लोगे, बाहर निकाल लोगे। एक्स ये हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स, और ये लेमड़ा भी हमारे पास में एज ए कांस्टेंट है 0 से एल, ये हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स। ठीक है ना। अब क्या करते हैं अपन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, लेमड़ा से लेमड़ा क्या हो जाएगा हमारे पास में कट जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी हमारे पास में 0 से एल अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारे पास में एक्स, और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से एल। आपने अच्छे ढंग से इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि अगर एक्स की पावर एन है और उसका आप डी एक्स की रेस्पेक्ट में यानी कि एक्स की रेस्पेक्ट में आप समाकलन कर रहे हो तो ये हो जाता है एन प्लस के 1 अपॉन एन प्लस के 1। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही फॉर्मूला काम आता है। तो यहाँ पर एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2, और अपन हो जाएगा हमारे पास में एल। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा L/2, क्योंकि एक एल से एक एल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास में L/2। क्लियर, कोई दिक्कत आई यहाँ तक। अब इसी के साथ में एक सेकंड क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, उसको तुम खुद से करना है, ध्यान से सुनो। इसको मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज कर लें और उसको साथ लिख लें और खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है, खुद से क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा एक समान क्षण है जो कि लैम्बडा रेखिक रूप से क्या हो रहा है हमारे पास में बढ़ रहा है। मान लेते हैं वही हमारे पास में एक समान क्षण है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ये हमारे पास में बाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका एक छोटा सा अपन ने डी एक्स ले लिया और यहाँ पर हमारे पास में हो गया डी एम। लैम्बडा रेखिक रूप से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना। लैम्बडा रेखिक रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर लैम्बडा इक्वल टू है हमारे पास में के एक्स, और के एज ए नियतांक है यार की जिसकी वैल्यू है हमारे पास में पॉजिटिव। ठीक है ना। ध्यान से सुनो, लोकेट द सेंटर ऑफ मास। ठीक। अब अभी जस्ट आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है, एक्स डी एम, और इसको क्या लिखोगे तुम, समेशन डी एम। अब जस्ट डी एम इक्वल टू क्या लिखोगे, डी एम, यानी कि एक्स, डीएम की जगह क्या लिखोगे, एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में सॉरी लैम्बडा डी एक्स। क्या लिखोगे, लैम्बडा डी एक्स। जस्ट अभी बताया था मैंने, डीएम की जगह क्या लिखोगे, लैम्बडा डी एक्स। ठीक है ना। डीएम की जगह लिख दोगे हमारे पास में लैम्बडा डी एक्स, इसकी लिमिट लगा दोगे 0 से कैपिटल एल। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, 0 से एल अपन ने लिमिट लगा दी, एक्स एक्स है ही हमारे पास में। डीएम की जगह क्या लिखेंगे, लैम्बडा डी एक्स अपॉन 0 से एल, और ये हो जाएगा हमारे पास में डीएम लैम्बडा डी एक्स। लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो जाएगा हमारे पास में कट जाएगा। ठीक है ना। तो क्या बचेगा, 0 से एल, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 से एल, ये हो जाएगा डी एक्स, ये लैम्बडा से लैम्बडा क्या हो गया, कट गया। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, सॉरी लैम्बडा की जगह एक वैल्यू और लगानी है अपन को, अभी जस्ट दिमाग से निकल गया। यानी कि लैम्बडा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, एक और मान रखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू क्या रखोगे हमारे पास में के एक्स। ठीक है ना। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से एल एल, यानी कि एक्स इंटू लैम्बडा की जगह क्या लिखेंगे, के एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में डी एक्स अपॉन 0 से एल, यहाँ पर भी के एक्स और इंटू डी एक्स। इसके बाद में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे, के से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये 0 से कैपिटल एल, और ये हो गया डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 से एल, और ये हो गया एक्स इंटू डी एक्स। इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स सी एम की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। क्लियर, कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और देखें, एक क्वेश्चंस और देखें। ठीक है ना। आगे कंप्लीट करें क्वेश्चनों को। ठीक है ना। ऐसे ना सोचें कि बस इतना सा, इसके बाद में कंप्लीट कैलकुलेशन करें। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। इसके बाद में देखो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में ये एल है, एक समान क्षण है। ठीक है ना। वही 0,0, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास में बाई एक्सिस हो गया,
ये आपने एक छोटा सा अल्पांश मान लिया जिसको आपने dx बोल दिया, इसको आपने dm बोल दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर वही लैम्बडा, अब इस बार लैम्बडा की वैल्यू दे रखी है अल्फा एक्स प्लस के बीटा, ठीक। अल्फा एक्स प्लस के बीटा, अल्फा कोमा बीटा इज पॉजिटिव कांस्टेंट यानी कि नियतांक है। अल्फा और बीटा हमारे पास में क्या है, नियतांक है। अब तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर क्या करोगे, पुट करोगे, कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। घर पे जा करके ट्राई करना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो हमारे पास में, अगर मान लेते हैं कि एक समान अर्धवलय के लिए सेंटर ऑफ मास कितना होगा। एक समान हमारे पास में अर्धवलय है, ठीक है ना। तो एक समान अर्धवलय के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक समान क्या है, अर्धवलय है। एक समान अर्धवलय के लिए, एक समान अर्धवलय के लिए, ये हमारे पास में एक समान अर्धवलय है। वलय मतलब रिंग, ठीक है ना। एक समान अर्धवलय है, एक रिंग है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक। ये 0,0 हो गया, ये हमारे पास में बाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये बाई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा सा वही काम अल्पांश का करेंगे। एक अल्पांश मान लिया जिसको आप क्या बोलोगे, डीएम बोल दोगे, ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास में क्या है, कैपिटल आर डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस है। ये कितनी हमारे पास में, कैपिटल आर डिस्टेंस है। तो ये हमारे पास में एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा, और ये छोटा सा अल्पांश है जो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, डी थीटा हो जाएगा। ये कितना होगा हमारे पास में, डी थीटा होगा कि नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी थीटा। ये कितना होगा भाई, डी थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में वही लैम्बडा क्या है, एक नियत है। लैम्बडा है हमारे पास में एक नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये रिजल्टेंट है, ये भी आर होगा, ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर जिसके साथ में बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, आर साइन थीटा। आर जिसके साथ में बन रहा है, थीटा जिसके साथ में बन रहा है वो क्या कहलाएगा, आर कॉस थीटा, और ये क्या कहलाएगी हमारे पास में, आर साइन थीटा, क्लियर। इसके बाद में ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे हमारे पास में बाई का मान निकालने के लिए बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर का तो कोई मतलब नहीं है, बाई के लिए निकालना पड़ेगा अपन को। तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, 0 से, चलो लिमिट बाद में लगा लेंगे अपन। क्या लिखोगे, बाई, और ये क्या लिख दोगे, डीएम अपॉन क्या लिखोगे, डीएम, ठीक है ना। यही फॉर्मूला पढ़ा था जस्ट अभी अपन ने। अब यहाँ पे हमारे पास में लिमिट कितनी लगाओगे, 0 से लेकर पाई तक। भाई 2 पाई तो कंप्लीट सर्कल हो जाता है, यहाँ पर हाफ सर्कल है तो कितनी लिमिट लगेगी, 0 से लेकर के पाई तक। उसी टाइप से अपन ने क्या किया, लिमिट लगा दी। अब डीएम की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे हमारे पास में। अब डीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएम बराबर होगा हमारे पास में, डीएम बराबर होगा लैम्बडा आर, और ये हो जाएगा हमारे पास में डी थीटा। क्योंकि लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन लाइन, यानी कि रेखा, यानी कि कोई भी आपके पास में एक रेखिक है, ठीक है ना। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा बराबर हो जाएगा डीएम अपॉन लाइन, यानी कि आर इंटू डी थीटा, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, डी थीटा हो गया। ये डी थीटा है, ये तुम्हारे पास में रेडियस है, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा आर डी थीटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक। अब यहाँ पर हमारे पास में देखो, बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 से पाई, लिमिट लगा दी। बाई की जगह अपन कुछ नहीं रखेंगे ठीक है ना। ये हमारे पास में बाई हो गया, क्लियर। इसके बाद में ध्यान से सुनो, ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाओ, एक मिनट, एक बार फिर से समझ लो। यहाँ पे हमारे पास में एक अर्धवलय है जिसका एक एक्सिस यहाँ पर 0,0 है, ये एक्सिस हो गया हमारे पास में एक्स, ये वाला एक्सिस हो गया हमारे पास में बाई, ठीक है ना। एक बार फिर से मिटा देता हूँ और दोबारा देखो, एक बार फिर से चित्र को दोबारा देखो, पूरा वही चित्र है लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि चित्र ही जो डायग्राम है उसी को आपको ढंग से समझना है। मान लेते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से क्या है, एक अर्धवलय है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0, ये हो जाएगी हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में हो जाएगा बाई एक्सिस, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में बाई एक्सिस। ये रेडियस क्या होगी, कैपिटल आर होगी रेडियस। यहाँ पर एक छोटा सा अपन ने क्या ले लिया, डीएम ले लिया, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है हमारे पास में थीटा, ये क्या बन गया थीटा। थीटा जिसके साथ बनता है वो क्या कहलाता है, आर कॉस थीटा। ये वाला क्या कहलाएगा हमारे पास में, आर साइन थीटा, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये कितना होगा हमारे पास में, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में डी थीटा, ठीक है ना। अब डीएम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, डीएम इक्वल टू लिखोगे लैम्बडा आर, और ये हो जाएगा डी थीटा, ये आ गया हमारे पास में डीएम, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक बात बताइए, एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स कॉस थीटा, और बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना। बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, क्या होगा, बाई
और ये हो गया हमारे पास में डीएम अपॉन इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारे पास में डीएम, ठीक है ना। और डीएम इजकल टू क्या है, लेमड़ा आर डी थीटा, बाई का मान कितना आर साइन थीटा, तो बाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या होगा इंटीग्रेशन, बाई की वैल्यू रखी अपन ने आर साइन थीटा इंटू डीएम का मान कितना रखा लेमड़ा आर डी थीटा अपॉन यहाँ पर डीएम की वैल्यू रख दी अपन ने, सॉरी डीएम की वैल्यू क्या रखोगे, डीएम की वैल्यू रखोगे हमारे पास में लेमड़ा आर, और ये हो गया हमारे पास में डी थीटा। लिमिट लगाओगे 0 से लेकर के पाई तक, क्योंकि हमारे पास में क्या है हाफ रिंग है, एक समान अर्धबल है, ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, इसके बाद में तो इंटीग्रेशन करना है, खुद से कर सकते हो, नहीं होगा तो दोबारा देखो। लेमड़ा को अपन क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो लेमड़ा को बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, बाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू लेमड़ा बाहर आ गया हमारे पास में, क्या हो जाएगा 0 से पाई, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, क्या होगा 0 से पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हमारे पास में आर स्क्वायर, ठीक है ना, साइन थीटा, ये साइन थीटा, और ये हो गया हमारे पास में डी थीटा अपॉन ये कितना होगा लेमड़ा को बाहर लिया, ठीक है ना, 0 से पाई आर, और ये हो गया हमारे पास में डी थीटा। क्लियर। अब एक बात मुझको बताओ, जो डी जिसके साथ में रहता है वही तो चर होता है, वही तो क्या है वेरिएबल, बाकी के तो नॉन वेरिएबल हैं, यानी कि कांस्टेंट है। बाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू लेमड़ा से लेमड़ा हट जाएगा, कट जाएगा हमारे पास में। अब एक तरीके से आर से आर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर आर, और 0 से क्या हो गया पाई, और ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा अपॉन क्या बचेगा 0 से पाई, और ये हो गया हमारे पास में डी थीटा। बाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू कितना होगा, है ना आर, इसका करो इंटीग्रेशन, साइन का होगा हमारे पास में कॉस, किसका माइनस के 0 से पाई अपॉन डी थीटा का हो जाएगा थीटा, इसकी लिमिट लगा जाएगी 0 से पाई, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा माइनस, ठीक है ना, माइनस के आर, माइनस के कॉमन ले लेते हैं कॉस पाई, और माइनस के क्या करोगे कॉस 0, क्या कर दोगे कॉस 0 कर दोगे अपॉन ये क्या करोगे पाई, पाई माइनस के 0। क्लियर। इसके बाद में बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से सुनते जाएं कॉस पाई का मान कितना होता है माइनस के 1, ठीक है ना, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस पाई का मान तो माइनस के 1 होता है, और इसका मान कितना होता है 1, ठीक है ना। तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस के आर, ये हो जाएगा माइनस के 1, ये माइनस के 1 और ये माइनस के 1, ठीक है ना, अपॉन ये कितना हो जाएगा पाई, पाई माइनस 0 मतलब पाई, बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू माइनस का गुणा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर की तरफ करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, माइनस का इंटू करेंगे तो कितना होगा माइनस, यानी कि आर, आर ये हो जाएगा 1 प्लस के 1, और अपॉन क्या हो जाएगा पाई, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई, ये आपको याद रखना है। यानी कि बाई सेंटर ऑफ मास यानी कि जो डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस होगी हमारे पास में 2r अपॉन पाई। क्लियर। ये बात आपकी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, एक बार फिर से सुन लो। एक समान अर्धवलय के लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, एक समान अर्धवलय बनाई बाई सी एम बाई डी एम, ठीक है ना। अब डी एम का मान आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, डी एम बराबर लेमड़ा आर डी थीटा, ठीक है ना। अगर लेमड़ा डेंसिटी दे रखी हो, घनत्व दे रखा है तो, ठीक है, रेखिक द्रव्यमान घनत्व दिया हुआ है तो इसके बाद में निकल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, एक इसी के बेस पर क्वेश्चन है, मान लेते हैं, लिख लें, इनके नोट्स बनाते जाएं साथ के साथ में। एक और है हमारे पास में, ध्यान से सुनो, मास आ जाता है, यानी कि जो अर्धबलय है उसमें अपन ने क्या करते हैं मास रख देते हैं। एक तो जो बेस है उस पर मास रख देते हैं m1 का, और एक जो हमारे पास में रिंग है यानी कि हाफ जो एक सरकमफ्रेंस है उसमें भी अपन क्या करते हैं एक मास लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुने, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक तरीके से मास तो ये हो गया, और एक दूसरे वाला मास हमारे पास में ये हो गया, ठीक है ना। ये दूसरे वाला मास भाई ये लो, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ठीक, अब इसका मास आपने मान लिया है m1, ठीक है ना। 0,0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ये तुम्हारे पास में y हो जाएगा, ये तुम्हारे पास में x एक्सिस हो गया, ठीक है ना, ये x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारे पास में y हो गया। क्लियर। इसके बाद में इसके बाद में अर्धवलय है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका मास आपने आप लोगों के लिए m1 दिया हुआ है, और इसका मास आप लोगों के लिए m2 दिया हुआ है, ठीक है ना। ढंग से समझें, दोनों समान पदार्थ के बने हुए हैं, तो m1 इजकल टू कितना होगा, पहले तो एक बात बताओ, m1 नॉर्मली कितना होगा लेमड़ा इंटू 2r, लेमड़ा इंटू 2r ही तो होगा भाई, और m2 कितना हो जाएगा हमारे पास में लेमड़ा इंटू पाई, क्या हो जाएगा हमारे पास में लेमड़ा इंटू पाई, और ये क्या हो गया r, ठीक है ना, लेमड़ा इंटू पाई r, क्योंकि लेमड़ा बराबर क्या होता है मास अपॉन
मास अपॉन लाइन, ठीक है ना, यानी कि रेखा। एक तरीके से रेखीय द्रव्यमान घनत्व के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होगा, मास अपॉन रेखा, ठीक है ना, लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, पाई इंटू आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये लाइन कितनी है, M1 वाले के लिए 2R और इस वाले के लिए कितनी हो जाएगी, पाई आर, ठीक। इसके बाद में M1 और M2 के मान आपके पास आ गए हैं। इसके बाद में ध्यान से सुनो, अब अपन जानते हैं बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या करोगे आप, वही हमारे पास में मेथड है M1 और बाई 1 प्लस M2 बाई 2 अपॉन क्या करोगे, M1 प्लस के M2, ठीक है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पर जस्ट अभी अपन ने एक निकाला है, क्या निकाला है, सेंटर ऑफ मास निकाला है। बाई के लिए कितना निकल के आया था, 2R अपॉन पाई, निकला था कि नहीं निकला था, अर्धवलय के लिए, एक समान अर्धवलय के लिए यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, बाई, यानी कि 2R अपॉन पाई। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, जहाँ पर, अब एक बात बताओ, ये तो हो गया x1 कोमा बाई 1, और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास में हो जाएगा 0,2R अपॉन पाई, यानी कि 0,2R अपॉन पाई क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये हो जाएगा x1 बाई 1 और ये हो जाएगा हमारे पास में x2 और ये हो गया बाई 2, ठीक है ना। तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 हो गया इनटू बाई का मान, बाई 1 का मान कितना हमारे पास में 0 प्लस M2 बाई 2 का मान कितना हमारे पास में 2R अपॉन पाई, ठीक है ना, M1 प्लस M2, ये हो गया हमारे पास में M1 प्लस के M2। M1 का मान है लेमड़ा इंटू 2R, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हट जाएगा, M2 का मान लेमड़ा इंटू पाई आर, और ये हो गया 2R अपॉन क्या हो गया पाई, ठीक है ना। इसके बाद में लेमड़ा इंटू 2R प्लस लेमड़ा इंटू पाई आर, ये हो गया क्लियर। इसके बाद में आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पाई से पाई हट जाएगा, लेमड़ा से लेमड़ा हट जाएगा, ठीक है ना। तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 2R² अपॉन 2R और प्लस के पाई आर, यानी कि 2R प्लस के क्या हो जाएगा, पाई आर, ठीक है ना। अब इसमें से R कॉमन लेके काट सकते हो, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R अपॉन क्या हो जाएगा 2 प्लस के पाई, क्या हो जाएगा हमारे पास में 2R अपॉन 2 प्लस के पाई, क्लियर, समझ गए। इसके बाद में एक और क्वेश्चन देखो, इसके बाद में एक और क्वेश्चन से देखिएगा। अब आ जाती है बात एक समान अर्धचक्ति के लिए, ठीक है ना, किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, एक समान अर्धचक्ति के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। अब ये हमारे पास में वलय की कहानी ख़त्म हो गई। अगर और किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। अगर इसके बाद में देखो एक समान अर्ध वलय, एक समान अर्ध वलय तो कंप्लीट हो गई। अब आ जाता है हमारे पास में एक समान अर्धचक्ति, ठीक है। ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें। एक समान अर्धचक्ति, यहाँ पर हमारे पास में है एक समान अर्धचक्ति के लिए, ठीक है। अब एक समान अर्धचक्ति है तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक समान अर्धचक्ति हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई हमारे पास में एक समान अर्धचक्ति हो गई, ठीक। अब अर्धचक्ति तो क्या होती है हमारे पास में, ठोस है, यानी कि एज ए प्लेट को आपने क्या किया, काट दिया। अब इसके लिए तो हमको जो अल्पांश लेना पड़ेगा वो इस टाइप से एक रिंग टाइप से लेना पड़ेगा, यानी कि जिसके पास में मास होगा, और जबकि इसके पास में भी कंप्लीट क्या है हमारे पास में मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। और जिसमें मास क्या हमारे पास में एक समान है, ठीक। अब इसके लिए जस्ट अभी आपने निकाला है कुछ सारी चीज़ें, तो ध्यान से सुनें, पूरा फोकस बोर्ड पर रखें। एक समान अपन क्या कर रहे हैं, एक समान अर्धचक्ति, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल दिया, इसको आपने एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको आपने वाई एक्सिस बोल दिया। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में अपन क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान सकते हैं मानने को, तो लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब जैसे जो आपने ये डीएम लिया है, ये आपने एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसको आपने क्या कह दिया, डीएम बोल दिया, और जो डिस्टेंस थी ये जिसको तुमने क्या बोल दिया, डीआर बोल दिया, और आर क्या हो गई, इसकी कंप्लीट रेडियस हो गई, ठीक है ना। इसको तो डीआर बोल दिया, और इस वाले के लिए क्या बोल दिया तुमने, आर बोल दिया, डीएम हो गया। तो डीएम क्या होगा हमारे पास में, डीएम यहाँ पर क्या एरिया आ गया, तो एरिया के लिए क्या आता है हमारे पास में, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, डीएम अपॉन एरिया, एरिया मतलब पाई आर तो है ही हमारे पास में, पाई आर इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास में डी आर, पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि पाई है, आर है, और इंटू क्या आ गया हमारे पास में डी आर, क्योंकि ये डीएम के लिए निकाल रहे हैं इसलिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी आर। तो डीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर इंटू क्या हो गया,
डी आर। क्या हो जाएगा, डी एम बराबर सिग्मा इंटू पाई आर इंटू क्या हो गया हमारे पास में डी आर। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास में जो ये है, इस वाले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एज, इस तरीके से बना सकते हैं, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। जिसकी जो विड्थ है हमारे पास में डी आर हो गई, ये इसका मास कितना हो गया हमारे पास में डी एम हो गया, क्योंकि ये एज ए बल है जिसको तुमने मोड़ा हुआ है, जिसको आप क्या करते हो सकते हो सीधा कर सकते हो, ठीक है ना। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये आर है तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास में 2r हो जाएगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गया डी आर, और ये जो क्या है सरकमफ्रेंस है, ये क्या कहलाएगी तुम्हारे पास में पाई आर क्या हो जाएगी, पर्दी हो जाएगी, ठीक है। अब बाई सी एम निकालना है, बाई सेंटर ऑफ मास, तो क्या करोगे बाई डी एम अपॉन क्या करोगे इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में बाई का मान कितना लिखोगे, बाई का मान निकलना पड़ेगा आपको। उसके बाद में डी एम का मान आपने निकाल ही लिया है, सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना। तो बाई बराबर क्या होगा 2r अपॉन पाई, ठीक है ना। बाई बराबर 2r अपॉन पाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कोऑर्डिनेट जस्ट अभी अपन ने निकाले हैं, क्या निकाले थे 2r अपॉन पाई, बाई के लिए 2r अपॉन पाई हो जाएगा, यानी कि बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r अपॉन क्या लिख दिया मैंने पाई लिख दिया, ठीक है ना। और इसकी जो लिमिट चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 0 से कैपिटल R तक, क्योंकि कंप्लीट रेडियस कितनी है 0 से R, तो 0 से कैपिटल R 2r अपॉन पाई इंटू डी एम का मान कितना है पाई सिग्मा इंटू पाई आर इंटू क्या हो गया हमारे पास में डी आर अपॉन डी एम का मान कितना है हमारे पास में सिग्मा इंटू पाई आर इंटू क्या हो गया हमारे पास में डी आर। क्लियर। इसके बाद में ध्यान से सुनो, इसके बाद में बाई सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं अपन, बाई सेंटर ऑफ मास इजकल टू क्या होगा, सिग्मा है दोनों में है कट जाएगा, ठीक है ना, पाई दोनों में है कट जाएगा। इसके बाद में हमारे पास में एक बचेगा 2 अपॉन पाई, एक तो बचेगा 2 अपॉन पाई, ठीक है ना, और एक हमारे पास में आर बचने वाला है, आर ये कैपिटल आर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या बचेगा भाई, और एक मिनट यहाँ पर कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर लेना है, क्योंकि कैपिटल आर तो हमारे पास में लिमिट हो गई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 स्मॉल आर, यानी कि 2 अपॉन पाई बाहर ले लिया तो आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई से पाई कट गया सिग्मा, ये हो जाएगा हमारे पास में आर स्क्वायर और इंटू डी आर, लिमिट लग जाएगी 0 से कैपिटल आर अपॉन, इसके बाद में 0 से कैपिटल आर लिमिट लग गई, सिग्मा से सिग्मा अपन ने काट दिया है, ठीक है ना, पाई से पाई कट गई, ये बचेगा पाई आर और ये हो जाएगा हमारे पास में डी आर, ठीक है ना, ये हो जाएगा पाई आर और ये हो जाएगा हमारे पास में डी आर। क्लियर। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, लिमिट लगा करके 2 अपॉन पाई को बाहर ले लेंगे, ठीक है ना, 2 अपॉन पाई को बाहर ले करके बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर इंटू डी आर, और ये लिमिट लग जाएगी 0 से आर, तो इसमें से पाई क्या करोगे बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 0 से आर और ये हो जाएगा आर इंटू डी आर, ठीक है। करो भाई इंटीग्रेशन करो, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, इस पाई को हटाओ, कट गया ये पाई, इस पाई से ये पाई कट गया, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन पाई आर की पावर क्यू अपॉन 3, ठीक है ना, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, 0 से क्या होगा कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 0 से कैपिटल आर, तो बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन पाई, और ये अंदर बचेगा हमारे पास में आर की पावर क्यू अपॉन 3 और माइनस 0 मतलब 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बाई सी एम का मान कितना आएगा, करो कैलकुलेट भाई, ठीक है ना, कितना आएगा 4 आ जाएगा 4r, एक तो बचेगा तुम्हारे पास में 4r अपॉन 3 पाई, कितना आएगा 4r अपॉन 3 पाई, ये आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लो एक समान अर्धबले के लिए जस्ट अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, अब अपन कर रहे हैं एक समान अर्धचक्ति के लिए। एक समान अर्धचक्ति हमारे पास में इस टाइप से है जिसके लिए अपन ने एक इस टाइप से अल्पांश ले लिया। अब ये कितना है हमारे पास में डी आर है, ये रेडियस कितना है आर है, और कंप्लीट रेडियस कितनी है हमारे पास में कैपिटल आर, ठीक, क्योंकि जो हमारे पास में चकती है वो एज ए ठोस है, मास है उसके पास में, ये डीएम हो गया, डीएम इजकल टू सिग्मा बराबर क्या होता है डीएम अपॉन एरिया, यानी कि पाई आर इंटू डी आर, ठीक है ना। पाई आर क्या हो गई इसकी लेंथ हो गई, और डी आर क्या हो गई हमारे पास में इसकी क्या हो गई ब्रेड्थ हो गई, पाई आर तो हो गई तुम्हारे पास में लेंथ और डी आर क्या हो गई हमारे पास में ब्रेड्थ, तो अपन इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो बाई सी एम बराबर बाई डी एम अपॉन डी एम की वैल्यू आपको पता चल गई, बाई का मान आपको पता है, इस एक्सिस पर अपन जस्ट अभी कैलकुलेट किया था
2r/पाई होता है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, बाई सी एम बराबर आ जाएगा 4r/3 और एक समान अर्ध वलय के लिए कितना आया था 2r/पाई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है साथ के साथ में नोट्स बनाते जाएं, ऐसा नहीं करें कि भाई बाद में लिख लेंगे, बाद में देख देख कर लिख लेंगे, अभी लिखते जाएं ये। और क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन से ज़्यादा करने की कोशिश करें, ठीक है। अब कुछ हमारे पास में इस टाइप से हैं, मान लेते हैं कि जो अब ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। एक इस तरीके से आ जाता है शंकु टाइप से, ये ले भाई, जिसके पास में हमारे पास में ये मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास में ये 0,0 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो यहाँ पर जब सेंटर ऑफ मास है तो इसको कैसे लिखोगे तुम, थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है तुम्हारे पास में थीटा, ये आर है, ये भी कितना हमारे पास में आर है, तो बाई सी एम, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखना है, बाई सी एम 4r साइन थीटा बाई 2, 4r साइन थीटा बाई 2 अपॉन क्या लिखोगे 3 थीटा। ये आपके याद होना चाहिए। एक तो ये याद रखना है। एक सेकंड वाला देखो, मान लीजिए हमारे पास में होलो सेमी स्फीयर है, यानी कि होलो सेमी स्फीयर, ठीक है ना। होलो सेमी स्फीयर के लिए आप क्या करोगे, ये इस तरीके से हमारे पास में एक होलो सेमी स्फीयर है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है हमारे पास में कैपिटल आर, जिसकी रेडियस मान लेते हैं हमारे पास में कैपिटल आर। ये हमारे पास में क्या होगा 0,0, ये एक्सिस हो जाएगा हमारे पास में एक्स, ये एक्सिस हो जाएगा हमारे पास में बाई, ये कैपिटल आर क्या हो गया हमारे पास में इसकी रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो ये कितना बाई सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, ये इस वाली जो रेडियस है हमारे पास में वो किसके लिए होगी, r/2 के लिए होगी। ये डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो r/2 के लिए। अगर आपके लिए सॉलिड हेमी स्फीयर आ जाता है, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर, सॉलिड हेमी स्फीयर के लिए क्या होगा हमारे पास में कंप्लीटली, सोलिड हेमीस्फीयर के लिए बात कर रहा हूँ, ये अर्धगोला था इससे पहले, ये इससे पहले हमारे पास में क्या आ गया, ठोस गोला आ गया, जिसके पास में कम्प्लीटली मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सेंटर ऑफ मास यानी कि इसके कोऑर्डिनेट 0,0, ये हो जाएगा हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा वाई एक्सिस, आर क्या है कैपिटल आर, इसकी क्या हो गई हमारे पास में रेडियस हो गई, ठीक है ना। तो इसके लिए जो ये डिस्टेंस है वो कितनी होगी हमारे पास में 3r/8, कितनी होगी भाई 3r/8। इसके लिए r/2, इसके लिए बाई सी एम डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए कितनी हो जाएगी 3r/8। नेक्स्ट देखो हमारे पास में ठोस शंकु, सॉलिड कॉन, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में ठोस शंकु, ठोस शंकु सोलिड कॉन, ठीक है ना। सोलिड कॉन के बारे में मान लेते हैं कि हमारे पास में इस टाइप से है, ठीक है ना। ये हमारे पास में एक सॉलिड शंकु है, ये लो भाई ठोस शंकु है, ठीक। इसके ये 0,0 क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसके बाई एक्सिस हो जाएगा ये 0,0, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारे पास में बाई एक्सिस। मान लेते हैं कि इसके लिए हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर होगा, और इसकी डिस्टेंस होगी हमारे पास में h/4। अगर h क्या है इसकी हाइट है, तो अगर हमारे पास में h क्या है इसकी हाइट है तो क्या हो जाएगी h/4 जो हमारे पास में होगा, ठीक है ना, h/4 होगा। अगर इसके बाद में आ जाता है खोखला, यानी कि खोखला हेमी हेमी शंकु, ठीक है ना। खोखला शंकु के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से होगा हमारे पास में, ठीक है ना। ये वही 0,0 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हमारे पास में एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये हमारे पास में बाई एक्सिस हो जाएगी। ठोस के लिए क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास की ये हो जाएगी हमारे पास में h/3, ये कितना होगा h/4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में h/3, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इन सभी बातों को आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में क्वेश्चन है जिसको करके देखना है, ठीक। यहाँ तक समझ गए, डायरेक्टली याद रखना है r/2, बाई के लिए r/2, इसके लिए 3r/8, सॉलिड हेमीस्फीयर यानी कि ठोस अर्धगोला, ठोस हमारे पास में अर्धगोला है, और ये है हमारे पास में खोखला अर्धगोला। ये कितना है भाई खोखला अर्धगोला है, ये खोखला अर्धगोला है, ठीक है ना। ये इस टाइप से है, एक कौन थीटा एंगल बन रहा है, सेंटर ऑफ मास, तो बाई सी एम इजकल टू हो जाएगा 4r साइन थीटा/2 और थीटा, ठीक है ना। ठोस शंकु सॉलिड कौन हमारे पास में इस टाइप से होगा, और खोखला जो शंकु है वो हमारे पास में h/3, ये हो जाएगा h/4। ये सारे याद होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखो,
एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास में एक शंकु है, ठीक है ना। इसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक वलय को ले लिया, ठीक है ना। एक वलय को ले लिया जिसका मास हमारे पास में m1 है। जो वलय है इसका मास हमारे पास में m1 है, जो शंकु है उसका मास हमारे पास में m2 है, ठीक है ना। अब इसके लिए आप लोगों के लिए क्या करना है, ये कोऑर्डिनेट हो गए इसके 0,0, तो इसके लिए x एक्सिस, इसके लिए y एक्सिस, या फिर नीचे वाले के लिए माइनस के y एक्सिस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास में कैपिटल R है, और जो इसकी हाइट है ये हमारे पास में कैपिटल H, सॉरी स्मॉल h, इसकी क्या हो गई हमारे पास में हाइट हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है 3D में है यानी कि वॉल्यूम है, तो उसके लिए जो डेंसिटी होगी यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास में रो, ठीक है ना। कितनी होगी भाई हमारे पास में रो। क्वेश्चन से लिखें R/H के R/H में संबंध, R/H में संबंध ज्ञात कीजिए। R/H में संबंध ज्ञात कीजिए यदि यदि इस आकृति यदि इस आकृति का द्रव्यमान केंद्र का आकृति का द्रव्यमान केंद्र 0,0 पर है तो, ठीक है ना। अब आपको अच्छे ढंग से पता है, सबसे पहले अपन को m1 m2 का मान निकालना पड़ेगा। रो इक्वल टू क्या होता है m1 अपॉन m1 वाले के लिए देखो, m1 वाले के लिए क्या दिख रहा है तुम्हारे पास में, m1 वाले के लिए हमारे पास में हाफ हेमी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो कितना करोगे 2/3 पाई आर क्यू, तो 2/3 क्या कर दोगे पाई आर क्यू, ठीक है ना। 2/3 पाई आर क्यू, m1 बराबर कितना हो जाएगा रो 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स, इसी टाइप से रो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में m2 अपॉन, इसके लिए निकालेंगे शंकु के लिए कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, ठीक है ना। तो m2 बराबर कितना हो जाएगा रो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। यहाँ से m2 का मान आ गया और यहाँ से हमारे पास में किसका मान आ गया m1 का मान आ गया, ठीक है ना। दोनों मान आ गए। अब इसके बाद में बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, बाई सेंटर ऑफ मास निकालोगे, बाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में m1/1 प्लस क्या हो जाएगा m2/2 अपॉन क्या करोगे m1 प्लस के m2 कर दोगे। कोई प्रॉब्लम्स, m1 और m2 के मान आपको अच्छे ढंग से पता है, ठीक है ना। जहाँ पे हमारे पास में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। बाई सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे ना, बाई सेंटर ऑफ मास को क्या मान लोगे 0, यानी कि ये हो जाएगा m1/1 क्या हो जाएगा m2/2 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास में m1 प्लस के m2, इसका गुणा करोगे 0 से तो ये 0 में बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास में m1/1 प्लस हो जाएगा हमारे पास में m2/2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। m1/1 m1 और m2 के मान आपको पता है, बाई वन का मान कितना मानोगे, बाई वन का मान आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी जस्ट अपन ने शंकु बताया था उसके लिए कितना निकाला था 3r/8, और हाफ हेमी स्क्वायर के लिए कितना बताया था, हाफ हेमी स्क्वायर के लिए निकाला था हमको r/2, ठीक है ना। हाफ हेमी स्क्वायर के लिए कितना बताया था r/2, और इसके लिए कितना हो गया था 3r/8, ठीक है ना। समझ गए, कर लेंगे, कोशिश करनी है, ठीक है ना। इसके बाद में 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको भी खुद से कोशिश करनी है, ध्यान से सुनो। एक तो ये वाला करना है, ठीक है ना, इसमें मान रखने बस, बाई 1 और बाई 2 आप कैलकुलेट करें, ठीक है ना, मान दिए दिए थे, और इसके लिए ठीक है ना हाफ एमी स्क्वायर और हमारे पास में शंकु, ठीक। ठोस है शंकु भाई, शंकु हमारे पास में, शंकु पता है कैसा है, ठोस ठोस ठोस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आर त्रिज्या की एक समान चक्ति से, मैं क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, उसको घर पे जाकर करना है। आर त्रिज्या की, कैपिटल आर त्रिज्या की एक समान चक्ति से, आर त्रिज्या की एक समान चक्ति से आर व्यास की एक चक्ति को, आर व्यास की एक चक्ति को, आर व्यास की एक चक्ति को चित्रानुसार हटा दिया जाता है।
हटा दिया जाता है। बची हुई आकृति का, तो बची हुई आकृति का, बची हुई आकृति का द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। ठीक है ना। एक तो ये वाला क्वेश्चन है जिसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास में ये है, ठीक है ना, और ये हमारे पास में स्मॉल आर वाला ये है। ठीक, ये सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लिए, ये बाई के लिए, ये 0,0, ये कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी, इसकी भी हमारे पास में कैपिटल आर रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है तो बची हुई आकृति का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। ठीक है ना। एक तो इसको करना है जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो दे रखा है इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। और उसके बाद में से इस छोटे वाले का निकालना पड़ेगा। दोनों को क्या करेंगे अपन, घटा देंगे। इस वाले को निकालेंगे पहले और इस वाले को निकालेंगे। दोनों को क्या कर दोगे, घटा दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना। करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर त्रिज्या के एक समान ठोस गोले से, आर त्रिज्या के एक समान ठोस गोले, एक समान ठोस गोले से आर व्यास का, आर व्यास का एक गोला, आर व्यास का एक गोला, आर व्यास का एक गोला हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो हटा दिया जाता है तो बची हुई आकृति, बची हुई आकृति का द्रव्यमान केंद्र, लोकेट सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। बची हुई आकृति का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करो। ठीक है ना। यानी कि हमारे पास में इस टाइप से है, डायग्राम में बना रहा हूँ, आपको खुद से करना है। देखो भाई, जब तक खुद से नहीं करोगे, ये हमारे पास में एक आर त्रिज्या का एक समान ठोस गोला है। ठीक है ना, जिसके लिए ये कोऑर्डिनेट 0,0 हो गए, ये बाई एक्सिस हो जाएगा। इसी के साथ में इस टाइप से आर व्यास का हो गया, जिसकी रेडियस है हमारे पास में कैपिटल आर, और सॉरी इसका तो व्यास है डायमीटर, और इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास में रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, करना कोशिश करनी है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये वाला और ये वाला, इन दोनों पार्ट को क्या करूँगा मैं, माइनस कर लूँगा, तो हमारे पास में क्या होगा, निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ठीक, कोशिश करो करने को, तो देखो मैं अभी जस्ट बता सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम खुद से कोशिश नहीं करोगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इन दोनों को क्वेश्चंस करना है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चंस दिया था उसको भी खुद से सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसको जैसे तुमने बाहर निकाला है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसका मास मान लेते हैं अपन हमारे पास में m। ठीक है ना, इसका मास क्या मान लिया अपन ने, m। ठीक, और ये पाई आर स्क्वायर इजिकल टू m करना, घर पे करना। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए टाइम है, आसानी से इस पर दोनों क्वेश्चनों को थोड़ा कोशिश करनी है। पहले इस वाले के लिए निकालना, उसके बारे में इस वाले के लिए निकालना, दोनों को लेस कर देना। लेस ऐसे ना करना, लेस माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट जो द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी है, यानी कि जो मूवमेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, नोट्स बनाएं और उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाएं। ठीक है ना, और घर पे जा कर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करें। कोई भी आपके पास में एक आध बुक होगी, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है ना, राधे राधे, शुक्रिया, थैंक यू।